एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12 जनवरी 2023 को सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए ईवीएस के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो कथन कौन कौन से, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। पहला कथन तो ये है कि अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम पसंद करते हैं। सेकेंड है, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। थर्ड है, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। और फोर्थ है, हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो इसमें आपको राइट जो आंसर है वो बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी बिल्कुल सही है कि जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है उसका भार लगभग 200 किलो होता है। इसके साथ ही साथ यानी कि 2 कुंटल के आसपास। इसके साथ ही साथ आपका एक ऑप्शन और भी सही है कि इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, बी और सी, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं। तो ये जो सैन्य कला है इसका नाम है कलिरपयट्टू। इसके साथ ही साथ जो 4 यानी कि 3 जो अदर ऑप्शन दिए हैं ये भी केरल के एक नृत्य हैं, लेकिन कौन कौन से हैं। चौथा तो आपका हो गया एक वैज्ञानिक सैन्य कला है जिसका नाम क्या है, कलिरपयट्टू। ये कहाँ की, केरल की है। थय्यम केरल का एक नृत्य है। मुडियट्टू क्या है, तो मुडियट्टू क्या है, ये केरल का एक अनुसंधान नृत्य है। इसमें क्या होता है, देवी जो काली होती हैं वो राक्षसों का संहार करती हैं और ये जो नृत्य है वो पूरे गांव वाले देखते हैं, यानी कि पूरे गांव के बीच में संचालित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो नृत्य है उसका नाम है बेला काली। बेला काली क्या है, तो बेला काली केरल का एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है। तो ये सारे जो हैं ये तीनों ही नृत्य हैं, लेकिन तीनों नृत्यों की एक अलग अलग खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े से के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। तो ये पदार्थ है आपका चाक पाउडर और रेत। जब आप किसी भी कपड़े में रेत और चाक पाउडर एक साथ भरेंगे और फिर इसको कपड़े के द्वारा छान कर अलग करेंगे तो आपका जो चौक का पाउडर है वो अपना नीचे आ जाएगा, रेत उसी में रह जाएगी। बाकी दूध, नमक, चीनी और हल्दी पाउडर का तेल है ये अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, डोसा, पुलाव और खीर। ये तीनों किससे बनते हैं, तो चावल से बनते हैं। तीनों में चावल का यूज होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चपाती, दाल, सलाद तीनों ही अलग हो गए हैं। चपाती किससे बनती है, गेहूं के आटे से बनती है। दाल में क्या, दाल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों ही आपके तीनों ऑप्शन हैं ये अलग हैं। हलवा बहुत चीज़ों का होता है, बिरयानी चावल से बनती है, ये भी अलग हो गया। अचार बहुत चीज़ों का होता है, जबकि इडली और सांभर है ये भी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका डोसा, पुलाव और खीर जो है वो चावल से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिकार का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है, कमल का फूल। आप क्या करें, अपने हाथ जो अपने दोनों हाथ हैं उनकी सारी उंगलियों को इस तरीके से मिलाइए, यानी कि छोटी वाली उंगली को छोटी उंगली से, अनामिका वाली जो है अनामिका को अनामिका से, मिडिल फिंगर को उससे, और फिर आपका जो सबसे पहली वाली उंगली है उसको इस तरीके से, और फिर अंगूठे को। तो ये किस तरीके की आकृति बन जाएगी, ये आपका एक कमल के पुष्प की तरह आकृति बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी। तो उसको चुकंदर का रस तथा पालक जो है वो बहुत फ़ायदा करेगा। दोनों ही चीज़ जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं। अनार का रस भी जो है वो आपके हीमोग्लोबिन में फ़ायदा करता है, लेकिन दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं वो आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं वो इतना हीमोग्लोबिन में अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन चुकंदर का रस तथा पालक दोनों ही युग्म जो हैं वो ऐसे हैं जो कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाते हैं।
8 नंबर का क्वेश्चन है कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। आपने देखा होगा कि घर में मम्मी लोग जो हैं वो चावल या दाल जल्दी पक जाए तो उसको क्या करती हैं, एक पात्र में इस तरीके से भिगो देती हैं पानी में, जिससे कि वो जल्दी से फूल जाए और फिर जब वो पकेंगे जल्दी पकेंगे। तो इसमें से जब चावल और दाल अलग कर लिया जाता है तो ये जो पानी बचता है इसी पानी का यूज करें अपनी दाल और चावल को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, लौह तत्व यानी कि आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्रियों का समूह कौन सा है। तो आयरन किस में होता है, आंवला, पालक और गुड़ में अत्यधिक आंवला आपका आयरन जो है लौह तत्व है पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है मोल्टिंग, जिसको झाड़ना कहते हैं। आपने देखा होगा पीकॉक को यानी कि मोर को, वो क्या करता है कि अपने ये जो पंख होते हैं इनको एक टाइम के बाद में खुद ही निकाल देता है। तो ये क्या रहता है, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। इसके साथ ही साथ आपने कभी देखा होगा, कभी आप किसी गार्डन में गए होंगे, बगीचे में गए होंगे, तो वहाँ देखा होगा कोई भी चिड़िया है उसका कोई भी पंख आपने देखा होगा कि पंख पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं कि उस पंख को छोटे थे तो क्या उठा लेते थे। तो ये जो पंख हैं ये झड़ जाते हैं एक निश्चित समय पर, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग। उसी तरीके से जो आपका पिकॉक यानी कि मोर है वो भी अपने पंखों को झाड़ देता है एक निश्चित समय अवधि पर। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो, तो उस स्थान में या उस क्षेत्र में जल की कमी जो है वो कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडुख भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ क्या है। इसको मैं बता नहीं सकती कि सीटेट के एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है। आई थिंक मैंने जितने भी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं और जो मैंने भी दिया हुआ है उसमें भी आया हुआ था कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है। तो ये जो कुडुख भाषा है इसमें तोरंग का अर्थ होता है वन या जंगल। प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैंने बताया था दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन रहते हैं। मैंने आपको बताया था दिशाओं का निर्धारण इस तरीके से करते हैं। हर बार जब भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराती हूँ तो ये चीज़ रिपीट करती हूँ जिससे कि आप लोग ये चीज़ कभी भी ना भूलें। जो हमारे राइट हैंड पे रहता है वो रहता है पूर्व या फिर ईस्ट। लेफ्ट साइड में जो रहता है वो पश्चिम रहता है या फिर वेस्ट। ऊपर में जो रहता है वो उत्तर रहता है या फिर नॉर्थ, और नीचे जो रहता है वो दक्षिण रहता है या फिर साउथ। ये इस तरीके से दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। आपको भी इसी तरीके से पेपर में करना है। क्या बोला गया है कि आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। तो ये तो हमारा हो गया एक्स, 50 मीटर की दूरी मान लीजिए ये हो गई, और कहाँ पहुँच गए हम, ए पर पहुँच गए। फिर क्या लिखा है, ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर सी पर जाते हैं, फिर बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम में 60 मीटर पे है। बी पर जाने के लिए हमने कितना चला, 60 मीटर चला, और कहाँ पहुँच गए, बी पर। फिर लिखा है फिर सी पर जाते हैं जो बी से ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। उत्तर कहाँ है, ऊपर है। कितना चलना है, 50 मीटर, और पहुँच जाते हैं सी पर। उसके बाद लिखा हुआ है अंत में आप बाई पर दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। तो इसलिए ये संख्या जो होती है मीटर में या किलोमीटर में इसीलिए दी होती है कि यहाँ पे क्या है 60। अब हमको कितना चलना है, पूर्व में चलना है, लेकिन कितना चलना है, 100 मीटर। तो इसलिए ध्यान रखिए 60 तो हमको चलना ही है, मतलब कि एक के लेवल में तो आना ही है। इसके बाद अलावा आपको कितना चलना है, 40 मीटर और चलना है 100 मीटर चलने के लिए। 60 में जब आप 40 सेट करेंगे तभी ना 100 होगा। तो ये आपका 100 मीटर आपको चलना है, और आप कहाँ पहुँच जाते हैं, बाई पर पहुँच जाते हैं फाइनली। तो अब आपको क्या बताना है, दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है। दूध की दुकान तो ये बाई पर हो गई। यहाँ पे हम इस तरीके से दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। ये आपकी दूध की दुकान हो गई, और घर कहाँ पर है, घर है हमारा यहाँ पर। तो अब क्या करना है, इस बाई के सापेक्ष आपको अपनी घर की स्थिति ज्ञात करनी है। घर की स्थिति कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी कि ये सीधी लाइन इस तरीके से खींचेगी, और ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, ऊपर देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की
ये डायरेक्शन होती है, इसको दक्षिण और पश्चिम बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग जो होता है वो वार्प कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे। तो जो व्यक्ति मलेरिया से ग्रस्त होगा उसको ठंड लगकर बुखार आता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को क्या होता है, भयंकर सिर में दर्द भी होता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लिखा है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं कि चर्चा के अवसर जो हैं वो उनको उपलब्ध कराइए, सृजित कराइए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित करिए। तो सही क्रम इसका क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ तभी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे जब उसके लिए एक अच्छा सकारात्मक वातावरण आपको मिले। फिर क्या हो कि एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाई जाए, प्रत्येक विद्यार्थियों का समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति करना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके अध्यापक को करना चाहिए कि विद्यार्थियों से पहले पूछे कि पौधों को जुकाम रखने से कैसे बचा जा सकता है। यानी कि पहले विद्यार्थियों की जो मनोस्थिति है उसको जानने की कोशिश करें कि विद्यार्थी जो है वो इस विषय में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या तर्क देते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन देखिए कि सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है कि विद्यार्थियों से इस क्वेश्चन के बारे में पूछिए कि अगर उनको ठंड लग गई पौधों को तो कैसे बचा जा सकता है, या जो रिया ने प्रश्न किया है उसके बारे में आपकी सोच क्या है। तो सबसे सही क्या है? सी और डी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम सबसे अच्छा माना जाता है समूह में क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। यानी कि समूह में क्रियाकलाप जो है वो अधिक से अधिक कराने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने के लिए कहते हैं। यानी कि छात्राओं के साथ साथ छात्रों का चयन करने को भी कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा को संबोधित करते हैं? तो ये किसको संबोधित करते हैं? समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। समानता किस तरीके से कि रंगोली में केवल पार्टिसिपेट लड़कियां ही नहीं कर सकती हैं, कुछ लड़के भी अच्छी रंगोली बना सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है समानता के, और सबसे अच्छा ऑप्शन जहाँ पे समानता है वही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति नवाचार के लिए आवश्यक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है परियोजना प्रक्रम। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। किस लिए अधिग्रहण करना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात उपागम में। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है वो एक तो आपका रहता है समूह कार्य और परियोजना कार्य, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बी और डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है।
तो किस रूप में समझाई गई है? ज्ञान की सुगमकर्ता के रूप में समझाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन आप देखिए, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न और ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कि कहते हैं कि बच्चों की जो भी स्वाभाविक जिज्ञासा है उससे संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए, इसके साथ ही साथ ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए। और डी नंबर का देखिए कि सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नताओं का समावेश, तो ये तीनों ही सही हैं। बी और सी डी तीनों ही आपके ऑप्शन सही है। इस तरीके से दूसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं। तो ऐसे साधन जो प्रेक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं वृत्तांत अभिलेख। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल में कौन से कौशलों को सम्मिलित किया गया है? तो पहला तो क्या है? ऑब्जर्वेशन। उसने क्या किया होगा? अवलोकन किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। इसके साथ ही साथ उसने क्या किया होगा? उसने अनुमान लगाया होगा, बाकी जीवों से मतलब चींटी को कंपेयर किया होगा। और इसके साथ ही साथ उसने क्या किया है? एक निष्कर्ष पर पहुंची कि चींटियां छोटे होने के बावजूद भी बड़े बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो विद्यालय आधारित प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है रचनात्मक आकलन सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने 12 जनवरी 2023 को ईवीएस से क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए। इसके साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।